और 2 लड़के गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश और मैं हूं आपके साथ जागृति। चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैलेंडर से चौधरी चरण सिंह की फोटो गायब होने को लेकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ईमेल के जरिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए, साथ ही तुरंत प्रभाव से वीसी को हटाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी कथनी और करनी में जो फर्क है वो अब सार्वजनिक हो चुका है, वे इस मामले को सदन में भी उठाएंगे। कैलेंडर से चौधरी चरण सिंह का फोटो गायब होने पर बलराज कुंडू ने से जुड़े हुए लोग जो उनको एक अपना आदर्श और मसीहा मानते हैं, उस शख्सियत की फोटो का उस कैलेंडर से गायब होना, ये उनका कितना बड़ा अपमान है, ये कितनी छोटी मानसिकता है। अब उसमें वाइस चांसलर का कितना रोल है या सरकार के आदेश का है, ये तो जांच से ही पता चलेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम यूपी में वोट लेने के लिए चौधरी चरण सिंह को आदर्श मानने की बात करते हैं, उनके आदर्शों पर काम करने की बात करते हैं, उनके योगदान की बात करते हैं, उनकी गाथा गा रहे हैं, और उसी तरफ दूसरे साथ लगते हरियाणा प्रदेश के अंदर के उनके नाम की उस विश्वविद्यालय के अंदर से उनका कैलेंडर से फोटो गायब करना, ये किस प्रकार की दोगली नीति है इनकी, उसको दर्शाने का काम करते हैं। वहीं अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने बवाल किया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और यूनिवर्सिटी उनके ऑफलाइन एग्जाम लेने जा रही है। वे सभी ऑनलाइन एग्जाम के पक्ष में हैं। छात्रों ने यह भी कहा कि पहले सिलेबस पूरा करवाएं और फिर एग्जाम लें। इसी को लेकर हमारी संवाददाता शिवानी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के प्रशासन और छात्रों से बात किया। ये आपको सुनवाते हैं। अभी छात्रों ने 4 मेन डिमांड्स थी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उन चारों बातों को हमने कंसीडर कर लिया गया है और उसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी, उसमें से 1-2 डिमांड ऐसी है जिसको मानना नहीं जा सकता, पर 2-1 डिमांड ऐसी है जिसको कंसीडर किया जा सकता है। अभी मैं उसको पूरा डिस्क्लोज करने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी का मैटर है। इसमें एक प्रॉपर चैनल से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा और वही उसको अप्रूव या उसको कंसीडर करेगा, और उम्मीद हम यही करते हैं कि छात्रों के हित में जो भी फैसला होगा वही किया जाएगा। जहां एक तरफ कोरोना के मामलों ने अब थोड़ी रफ्तार जो है अपनी कम कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो शिक्षक संस्थान है यानी कि जो स्कूल है अब वो भी खुलने शुरू हो गए हैं। लेकिन बावजूद इसके हम फिलहाल जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में मौजूद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो है सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो शिक्षा का हुआ है, और इसी के चलते फिलहाल हम लोग गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग जो है इसी तरीके से बैठे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्या कारण है यहाँ बैठने का? बैठने का एक ही मोटिव है कि हमारे एग्जाम ऑनलाइन मोड से हो। ऑनलाइन मोड से होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अब 6 महीने का सिलेबस आप 10 दिन में कैसे करा सकते हैं? कोई वीसी सर से पूछे जाके। आप ये बताओ, आप क्या कहोगे? हम ये बोलना चाहते हैं, जो हमारा 6 महीने का सिलेबस है वो हम 7 दिन में कैसे पूरा कर सकते हैं? कोरोना टाइम पीरियड में सारी क्लासें ऑनलाइन हुई है, तो पेपर भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। अगर हम ऑफलाइन आते कॉलेज में आते तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी ऑफलाइन पेपर देने में, जबकि हमारी पूरे 1.5 महीने से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें भी आधी लगी है आधी नहीं लगी है। मुद्दा ये बताओ कि मुद्दा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए या ये है कि सिलेबस पूरा होनी चाहिए? अब एग्जाम का टाइम हो चुका है तो ऑनलाइन ही पेपर होने चाहिए हमारे। सिलेबस पूरा है? सिलेबस भी पूरा नहीं है। चीज का जवाब दीजिएगा, जब सिलेबस पूरा नहीं हुआ ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से अच्छे चले जाएंगे?
सिलेबस कम करे और फिर पेपर ले। एग्जाम की डेट दे चुके हैं ये, इनको सोचनी चाहिए थी ना वो बात तो कि मुद्दा आप लोगों का ये है कि सिलेबस कम किया जाए और एग्जाम ऑनलाइन होना दिया जाए, बस हमारा मुद्दा। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को ये भी पता है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, गुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, सब ने ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं। जो अपने हरियाणा की सबसे बड़ी एमडी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी ऑनलाइन एग्जाम नोटिस दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी क्लासें जब ऑनलाइन लगी है तो फिर हम पेपर भी ऑनलाइन ही देंगे। मैडम चीटिंग की बात अगर आप बोलते हो कि ऑनलाइन में चीटिंग हो, तो देश की क्रीम लेयर आईआईटी एनआईटी वो ऑनलाइन एग्जाम क्यों कराती है फिर? मतलब आप लोगों को साफ तौर पर अगर प्रशासन को अब तक आपकी बात कही गई है, जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, हाँ जी, प्रशासन ये कह रहा है कि हम आपकी मांग को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? जब क्लासेज देखो, कोई किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वाईफाई की सुविधा नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ना ही क्लासेज रेगुलर लगाई गई हमारी, कुछ क्लासेज वक्ती है कुछ नहीं वक्ती। और अब ये कह रहे हैं 12 दिन में से, बस 12 दिन में एक एक्सरसाइज करके दिखा दो आप हमें, अगर आप कर दोगे तो हम ऑफलाइन दे देंगे। अब देखना ये होगा कि क्या जो ये बच्चे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या प्रशासन जो है इनके बाद कोई जो एग्जाम्स में कोई फेरबदल करेगा, या फिर इसी तरह से जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे या फिर ऑफलाइन ही जो है इन बच्चों को एग्जाम देने पड़ेंगे। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया। तो वहीं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन एग्जाम के विरोध में छात्रों के बवाल के बाद हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने ये आदेश दिए कि अब की बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम हैं वो ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन एग्जाम्स की बात सुनकर जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बवाल कर दिया। उनकी मांग थी कि हमारे जो एग्जाम है वो सिर्फ ऑनलाइन ही कराए जाएं, क्योंकि हमें पढ़ाई जो है वो भी हमने ऑनलाइन की है। और इन्हीं सभी बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एजुकेशन कॉलेज के जो चेयरमैन हैं वो के भारद्वाज जी। भारद्वाज साहब, क्या लगता है बच्चे क्यों जो है बवाल काट रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम को लेकर? बच्चे जो बवाल काट रहे हैं जी ऑनलाइन क्लासेज के लिए कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेज ली है, अब ऑनलाइन हमारे एग्जाम भी होने चाहिए। देखो जी, कोरोना कम हो रहा है, बीमारी से धीरे धीरे पीछा छूट रहा है। मेरी राय में तो यही है कि ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होंगे काफ़ी अच्छे होंगे, बच्चों का रिजल्ट बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में आएगा। जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, जो चक्कर काट रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वो गलत उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कुछ ऐसे शरारती बच्चे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना चाहते, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस ऑनलाइन प्रोसीजर के अंदर चीटिंग बहुत हो सकती है। चीटिंग से जो एक्यूरेसी है, बच्चों के जो मार्क्स आते हैं एक्यूरेसी के साथ नहीं आ पाते हैं, क्लियर पिक्चर बच्चों की नहीं आ पाती हैं। तो मैं तो इसी पक्ष में हूँ कि भाई ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होने चाहिए। बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, कोरोना के केस काफ़ी कम हो रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लासेज के साथ ही ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होने चाहिए। सर, आपको कि अगर इस बार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी उन बच्चों के सामने झुक जाती है तो क्या वो भविष्य के लिए ठीक होगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आज गुरुग्राम अगर यूनिवर्सिटी बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम करा लेती है, कल एमडी यूनिवर्सिटी है वो खड़े हो जाएंगे। गुड़गांव के बाद अगर एमडी यूनिवर्सिटी में नंबर आ जाता है, फिर उसके बाद में आपकी मीरपुर यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में है वो खड़े हो जाएंगे, फिर हिसार यूनिवर्सिटी है। मतलब पहले सबसे पहले हरियाणा की सब यूनिवर्सिटियाँ ऐसे ही करेंगी, ऐसे स्टूडेंट्स करेंगे, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ जाएगा, फिर तो धीरे धीरे पूरे देश में हो जाएगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को ठीक से समझाएं, ऑफलाइन के बेनिफिट्स बताए जाएं, उनकी मीटिंग लें और ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होने चाहिए। हमें बताया कि जो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम को नकार रहे हैं और जो ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए अड़े हुए हैं वो कितना सही है और वो कितना गलत है। बच्चे आखिर क्यों ऑनलाइन एग्जाम्स को ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जहां पर चाह रही है कि ऑफलाइन एग्जाम कराए जाए और बच्चे चाह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कराया जाए, कि जो एग्जाम्स हैं वो आखिर किस तरीके से कराए जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो है वो एग्जाम किस तरीके से कराती है। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 5 राज्यों के चुनाव पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लिए वातावरण अच्छा है। पहले भी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी जिनके परिणाम अब की बार भी अच्छे रहने वाले हैं। वहीं पंजाब में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
क्योंकि अब की बार बीजेपी के उम्मीदवार ज्यादा तादाद में खड़े हैं। तो वहीं धनखड़ ने चौधरी चरण सिंह चौधरी बंसीलाल के कैलेंडर से फोटो हटाए जाने पर कहा कि बहुत बड़ी गलती है, ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। जिन विश्वविद्यालय के नाम महापुरुषों के नाम से बने हैं, उन विश्वविद्यालयों में उनकी फोटो, उनके जिक्र जरूर सदैव रहने चाहिए और जिस किसी ने भी ऐसी गलती की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अभी कुछ जगह चुनाव प्रचार में जाके आया हूँ। हरियाणा के 200 कार्यकर्ता पंजाब में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। वातावरण बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पहले भी इनमें से 4 राज्यों में थी। गोवा में भी हम थे, मणिपुर में भी थे और हम उत्तराखंड में भी थे, यूपी में भी हम रिपीट करेंगे और पंजाब में भी बहुत तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं। और पंजाब के लोग बीजेपी के इस बार बहुत खुश हैं। उनको बहुत थोड़ी सीटें लड़ने को मिलती थी, पहली बार पंख खुले हैं, तो बहुत ही अच्छा वातावरण। बहुत ही मैं कहूँगा कि ये ऐसी बात है कि ऐसी भूल नहीं की जानी चाहिए थी। ये एक बड़ी गलती है और इस गलती को तुरंत सुधार कर और नया कैलेंडर छाप कर बांटना चाहिए और जिसने ये गलती की जरूर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सोनीपत में NH-44 की TDI सिटी एक बार फिर विवादों में आ गई है। वहां पर रहने वाले लोगों ने TDI सिटी के अधिकारियों पर मूलभूत सुविधाएं न देने के आरोप लगाए हैं और TDI सिटी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी भी की। यहां पर रहने वाले लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस तो लिया जाता है, लेकिन ना तो बिजली दी जा रही है और ना यहां पर सफाई हो रही है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के बाद TDI सिटी के अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। टस्कन फ्लोर के कुछ मेंबर्स और कुछ लोग आए थे, रेजिडेंट्स। उनकी कुछ समस्याएं थी जिनका हमने कोशिश की समाधान निकाला है। मुख्य से उनकी समस्या ये थी कि वो मेंटेनेंस नहीं देना चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि ओसी नहीं मिला, जबकि हमने उनसे ये बोला है कि क्योंकि आप वहाँ रह रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, हाउसकीपिंग हो, गार्बेज डिस्पोजल हो, मेंटेनेंस हो, पानी हो, बिजली हो, आप क्योंकि वो सुविधाएं ले रहे हैं इसलिए मेंटेनेंस देना आपका फर्ज बनता है। हमारे प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य अभियान की इतनी बातें करते हैं, जो पूरे भारतवर्ष में हम सब देश को एकदम स्वस्थ करना चाहते हैं, लेकिन हम इस सोसाइटी में ही इतनी गंदगी से परेशान हैं। इतने यहाँ कूड़ा करकट रहता है, स्वास्थ्य का कोई है नहीं, कुछ वो नहीं है कि साफ सफाई हो। यहाँ हमें ही सब कुछ करना पड़ता है। एक मिनट रुक जा। तो जहां सोनीपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मूलभूत सुविधाएं ना मिलने पर वहां की आम जनता ने TDI सिटी पर आरोप लगाया है। जहां लोगों ने प्रदर्शन किया, साथ ही साथ ना उन्होंने कहा कि यहां पर ना तो साफ सफाई की कोई व्यवस्था है और ना ही यहां पर गंदगी की सफाई की जाती है। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं यमुनानगर से तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां सिविल अस्पताल में हंगामा हुआ है, वहीं डॉक्टर से मरीज और तीमारदारों ने हाथापाई की, जिसके बाद डॉक्टर नीतीश पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। इलाज के नाम पर मरीजों को धमकी देने का भी आरोप है। वहीं मौके पर मौजूद किन्नर के साथ भी हाथापाई हुई है। तो आपको बता दें कि खबर यमुनानगर से है, जहां सिविल अस्पताल में हंगामा हुआ है, वहीं डॉक्टर से मरीज और तीमारदारों के साथ हाथापाई करने का आरोप है। वहीं डॉक्टर नीतीश पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगा है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं यमुनानगर से, जहां सिविल अस्पताल में हंगामा हुआ है, वहीं डॉक्टरों से मरीज और तीमारदारों ने हाथापाई की है। डॉक्टर नीतीश पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है।
साथ ही इलाज के नाम पर धमकी देने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें कि मौजूद किन्नरों के साथ भी उनकी कहासुनी हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं यमुनानगर से, जहां सिविल अस्पताल में हंगामा हुआ है। वहीं इलाज के नाम पर मरीजों को धमकी देने का आरोप लगा है। वहीं मौके पर मौजूद किन्नर को भी डॉक्टरों के साथ कहासुनी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यमुनानगर से, जहां सिविल अस्पताल में हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि इलाज के नाम पर मरीजों को धमकी दी गई है, साथ ही मरीजों के साथ डॉक्टर नीतीश पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। मैं आपको बता दें कि मरीजों के साथ हाथापाई करने का भी आरोप लगा है। वहीं मौजूद किन्नरों के साथ भी कहासुनी हुई है। गलती पे मारने का हक है हर किसी को, विदाउट गलती किसी को कोई नहीं मारता। तो यमुनानगर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सिविल अस्पताल में हंगामा हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो डॉक्टर का पता करो, इनका तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां किन्नरों के साथ भी डॉक्टर की कहासुनी हुई है। आपको बता दें कि डॉक्टर नीरज पर नाम क्या है इनका, नाम क्या है, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। सस्पेंडिंग ऑर्डर चाहिए क्या? हाँ जी, मुझे साथ ही साथ मरीजों के साथ हाथापाई करने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें कि इलाज के नाम पर मरीजों को धमकी देने का भी आरोप है। अंकल जी, आपको मारा डॉक्टर ने? उसने मारा, अच्छी बात थोड़ी ना ये। ऐसे थोड़ी मारते हैं यहाँ पे, हमें शौक नहीं है। क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, का ड्रिंक करता है, तो उन्होंने कहा हाँ जी कभी कभी कर लेता हूँ। तो मैंने बोला हाँ जी कर लेते हैं। ये कह रहा ड्रिंक करता है, साले तू ये करता है वो करता है, तुझे ये नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा, हम तेरे लिए बैठे हैं। और फिर नीचे करके उन्होंने ऐसे नीचे उसको पड़ा के ना बेड के ऊपर ऐसे कुन्ने मार दिया। कुन्ने के बाद उन्होंने गंदा जूता ना अपना भंडावा मेरे हस्बैंड के सिर पे मारा है। ये भी थे वहाँ पर उन्होंने, यही तो ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया है? डॉक्टर है, टीचर थोड़ी है, और टीचर को भी हक नहीं है मारने का, तो उन्होंने उनको कुत्ता क्यों मारा है मेरे हस्बैंड को? हाँ जी में चांदनी बोलो, हाँ जी में चांदनी किन्नर मेरे हस्बैंड को जूता मारा है। किसने मारा है? ये डॉक्टर खड़े हैं। नाम क्या है इनका? नाम क्या है? इन्होंने मारा है, ये मेरे हस्बैंड है। सस्पेंडिंग ऑर्डर चाहिए क्या? हाँ जी, मुझे हस्बैंड को जूता क्यों मारे? किस किस को मारा? आपको भी मारा है? आपकी एज कितनी है? आपकी उम्र कितनी है अंकल जी? वहीं हरियाणा प्रदेश में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेगा। इस बारे में एसआईटी द्वारा 5वीं व 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड को लेने का अधिकार दिया गया है। इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि एक या सभी विषयों में फेल होने पर छात्र छात्राओं को 2 माह में दोबारा परीक्षा लेकर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। वहीं प्रश्न पत्र बोर्ड तैयार करेगा, साथ ही अंतकालिका भी शिक्षा बोर्ड ही जारी करेगा। जो परीक्षाएं होंगी वार्षिक परीक्षाएं, तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि भाई साथ वाले स्कूल में होंगी या पूरे ब्लॉक के अनुसार जिस प्रकार 10वीं 12वीं में सेंटर बनाए जाते हैं उस अनुसार होंगी। ये समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और मार्कशीट भी बोर्ड देगा, प्रश्न पत्र भी का डिजाइन और उसका जो नमूना बना है और प्रश्न पत्र सिलेबस क्या रहा होगा, ये SCERT से लेते हुए उनसे सलाह करते हुए आगे बोर्ड बढ़ रहा है। जिस प्रकार 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाएं चेक की जाती हैं उसी प्रकार से 8वीं की उत्तर पुस्तिकाएं भी चेक की जाएंगी। वहीं चीन ने पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दिल्ली पटियाला हाईवे पर मौजूद एक कॉफी कैफे में चल रहे स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चलाए जा रहे। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से 3 लड़कियों और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ देह व्यापार के तहत मामला भी दर्ज किया है। रेड की थी अपने नरवाना पटियाला रोड पर स्टेडियम के सामने, तो वहाँ 2-3 लड़के और 3 लड़कियाँ मिले हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर। 10 सेकंड ले लीजिए, 15 सेकंड आ जाओ।
वहीं चरखी दादरी की नैया अनाज मंडी के सामने गंदा पानी जमा होने और सड़क मार्ग टूटे होने की वजह से वाहन चालकों और स्थानीय नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। यहां जाम की स्थिति भी बनी जाती है। वहीं जाम लगने की वजह से वाहन चालकों और आम नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। वहीं संबंधित अधिकारी सोमवीर दहिया ने बताया कि दादरी में सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ दादरी जिले के लिए 100 करोड़ की राशि जारी की गई है, जिसका जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। अपनी समस्या चरखी दादरी एसआर पेट्रोल पंप के साथ में है जी। मैं रेडी चालक हूँ। इसमें हर तीसरे दिन दूसरे दिन एक्सीडेंट का केस बना रहा है और आमजन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इसमें मेरा व्यापार है वो बिल्कुल ही ना के बराबर है। रेडी चालक मेरे बच्चे तक भूखे मरने की नौबत आ चुकी है, मगर क्या करें, इसमें प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वहीं अगली खबर यमुनानगर से है, जहां नगर निगम में फर्जीवाड़े के ठेकेदार सामने आए। ठेकेदार पुनीत काम्बोज और अनिल चुग ने फर्जी दस्तावेजों पर करोड़ों रुपए का टेंडर लेकर काम कर रहे थे। उनके इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कर दी। आपको बता दें कि यमुनानगर निगम में 15-20 सालों से ये दोनों ठेकेदार लगातार निगम के टेंडर लेकर काम कर रहे थे। वहीं दोनों की ओर से की गई शिकायत की जांच की गई तो आरोप सही मिले। वहीं पुनीत कंबोज के पास ईएसआई और ईपीएफ नंबर नहीं था तो फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर के लिए अप्लाई करता था। इसी तरह से ठेकेदार अनिल चुग ने काम के अनुभव का प्रमाण पत्र दिया हुआ था, जांच में भी फर्जी मिला। वहीं फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ ये काम किया है और उन्होंने जो फर्जी जो लोग कॉन्ट्रैक्टर कागज लगाते थे उसका जब उनके संज्ञान में आया और उन्होंने उस पर एक्शन लिया और हमारे निगम के अधिकारियों ने जो एफआईआर लॉन्च कराने का काम किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। जब तक हम कुछ सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो मेरा ख्याल हम काम ठीक नहीं करा पाएंगे। और जो भ्रष्टाचार रहित मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सरकार का शासन देने का काम है, ये तभी चलेगा कि हम सारा निगम का जो भी हमारे ध्यान में आता है, संज्ञान में आता है, जो पकड़ा जाता है, हम किसी को छोड़ दें। जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए थे जिनके पे एफआईआर रजिस्टर हुई वो भी हमने अभी एमसी रिकॉर्ड के तौर पे लेने हैं, फिर उनको वेरीफाई किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो रिकॉर्ड इन्होंने ठेकेदारों ने दिया होगा तो वो उन्होंने एमसी ऑफिस ने गलत बताया है, तो वो रिकॉर्ड हम कब्जे में लेके उसको वेरीफाई करेंगे कहाँ से बनाया हुआ है। जैसे कि कंसर्न जैसे जलंधर से बनाया हुआ है या करनाल से रिलेटेड है जो भी है, वहां जाके ब्रांच। वहीं पंचकुला से एक फर्जीवाड़ा मामला सामने आया, जहां बिजली विभाग के एएलएम पद की भर्ती में एक फर्जी उम्मीदवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते सोमवार को बिजली विभाग में भर्ती हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, जिसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई कि एक युवक का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका एएलएम पद के लिए 14 नवंबर 2021 को अंबाला में एग्जाम हुआ था, जिसमें उसके स्थान पर किसी और लड़के ने एग्जाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल हमारे पास सूचना आई थी कि भाई यहाँ पे एएलएम की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है भर्ती के लिए, तो उसमें एक लड़का है जो उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। जब पुलिस पार्टी में आ गई तो हमारे पुलिस के हवाले इसको कर दिया। बाद में पूछताछ करने पर ये फर्जी पाया गया तो इसके खिलाफ एफआईआर 59 पुलिस स्टेशन सेक्टर 5 में दर्ज की गई, जिसका आज अदालत में पेश किया गया था और 2 दिन का पुलिस रिमांड पुलिस। फिलहाल के लिए मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर।